एक जापानी आदमी एक सख्त सफेद कमरे में जागता है। दीवारें अंतहीन रूप से फैली हुई हैं, जिनमें कोई दरवाजा, खिड़की या छत नहीं है जो उसे बता सके कि वो कहाँ है। जैसे ही वो कमरे को घूमकर देखता है, उसे एक दीवार से कुछ अजीब बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। एक उभार जिसका आकार एक पुरुष अंग जैसा है। वो सावधानी से उसे छूता है। उसकी बेचैनी पर उसकी जिज्ञासा हावी हो जाती है। जब वो सिरे को दबाता है तो कमरा जीवंत हो उठता है। सैकड़ों खिलखिलाते हुए शिशु देवदूत दीवारों और फर्श से फूट पड़ते हैं। उनकी हंसी अजीब तरह से गूंजती है। वे एक पल के लिए रुकते हैं और फिर वापस सतहों में समा जाते हैं। अपने अजीबोगरीब उभारों को अब दीवारों और फर्श पर बिखरा हुआ छोड़ जाते हैं। आदमी अवाक रह जाता है। इस अलौकिक दृश्य से अभिभूत हो जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, किसी को भी पुकारता है जो सुन सकता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। हार मानकर वो उभारों के साथ प्रयोग करने का फैसला करता है, ये देखने के लिए कि क्या होता है। हर बार दबाने पर एक यादृच्छिक वस्तु प्रकट होती है। एक छोटा टूथब्रश, एक भारी फूलदान और यहाँ तक कि चॉपस्टिक्स का एक ढेर। उत्सुकता से वो देखता है कि एक ही बटन को बार बार दबाने से वही वस्तु बनती है और वो जल्दी ही चॉपस्टिक्स का एक छोटा पहाड़ बना लेता है। उसकी प्रारंभिक खुशी तब फीकी पड़ जाती है जब वो एक बटन दबाता है और एक छोटी गाड़ी दीवार से निकलकर उसके पैरों से दर्दनाक रूप से टकराती है। जब वो दूसरा बटन दबाता है तब और भी अजीब वस्तु बाहर आती है। एक बड़ी मांसल नितंब जो उसके चेहरे पर गैस छोड़ती है। भयभीत फिर भी अजीब तरह से दृढ़, वो आदमी बटन दबाता रहता है। अजीबोगरीब वस्तुओं का एक संग्रह जमा करता है जो अब उस खाली कमरे को अस्त व्यस्त कर देता है। निराशा तब आशा में बदल जाती है जब वो दीवार पर गेंद फेंकता है। वो गलती से एक बटन से टकराती है और उसे सुशी की एक ट्रे मिलती है। भूख के मारे वो उत्सुकता से सुशी खाने लगता है, लेकिन जल्दी ही महसूस करता है कि कुछ गायब है। सोया सॉस। वो जोर से चिल्लाकर मसाला देने की गुहार लगाता है। उसकी आवाज निराशा से कांप रही है। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वो सोया सॉस की तलाश में पागलपन में बटन दबाता है, लेकिन वो इतना अधिक सुशी से घिर जाता है जितना वो खा भी नहीं सकता। हार मानकर वह सुशी को बिना किसी सॉस के खाने के लिए खुद को तैयार करता है। आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट स्वाद का आनंद लेता है। जैसे ही वो आखिरी टुकड़ा खत्म करता है, वो सुशी बटन को फिर से दबाता है और अंत में सोया सॉस की एक बोतल प्रकट होती है। उसकी निराशा चरम पर पहुंच जाती है और वो गुस्से में बोतल को एक तरफ फेंक देता है। एक नए बटन को दबाने पर उसे चश्मे का एक जोड़ा मिलता है। उत्सुक होकर वो उसे लगाता है। वो एक शिशु देवदूत को देखता है जो सीधे एक उभार की ओर इशारा कर रहा है। उसके सीने में आशा की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वो सोचता है कि उसे आखिरकार भागने का कोई सुराग मिल गया है। वो देवदूत द्वारा इंगित बटन को दबाता है, लेकिन जवाब मिलने के बजाय वो एक उल्टी गिनती को ट्रिगर करता है। छत से एक विशाल नितंब उतरता है, सीधे उस पर एक हानिकारक बादल छोड़ता है। खांसते और हांफते हुए उसकी संक्षिप्त आशा टूट जाती है। घंटों बीत जाते हैं। निराशा से वो एक और बटन दबाता है। उसे एक आकर्षक कहानी के खंड 1 से 5 मिलते हैं और जानने के लिए उत्सुक वो छठे खंड के लिए बटन दबाता है, लेकिन उसे 7वां खंड दिया जाता है। परेशान लेकिन दृढ़, वो अलग अलग बटन आजमाता है। 8वां और 9वां खंड प्राप्त करता है, लेकिन अभी भी छठा नहीं मिला। आखिरकार उसकी दृढ़ता रंग लाती है जब एक यादृच्छिक बटन दीवार का एक छिपा हुआ हिस्सा प्रकट करता है। उसके पीछे एक दरवाजा है। राहत की लहर उस पर छा जाती है, लेकिन अपनी उत्तेजना में वो भूल जाता है कि किस बटन ने खोज को ट्रिगर किया था। वह फिर से पागलपन में बटन दबाना शुरू कर देता है, यादृच्छिक वस्तुओं और घटनाओं को बुलाता है। एक अफ्रीकी आदिवासी कमरे में दौड़ता है, जिससे वो चौंक जाता है, जबकि दूसरा बटन उसे ऊपर से पानी से भिगो देता है। कई असफल प्रयासों के बाद उसे सही बटन मिल जाता है और दरवाजा फिर से प्रकट होता है। जैसे ही वो दरवाजे की ओर भागता है, उसके पहुंचने से ठीक पहले वो जोर से बंद हो जाता है। ये महसूस करते हुए कि दरवाजा तब तक खुला रहता है जब तक बटन का सिरा दबा रहता है, वो उसे नीचे रखने के तरीकों पर विचार करना शुरू कर देता है। उसका पहला प्रयास एक धावक की मुद्रा है, दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश करते हुए अपने पैर से बटन को पकड़े रखना। वो बुरी तरह विफल रहता है। अगली बार वो दूर से बटन दबाने के लिए एक मच्छरदानी का उपयोग करता है। कीमती सेकंड हासिल करने की उम्मीद करता है, लेकिन ये भी कम पड़ जाता है। हताश होकर वो सिरे को नीचे खींचने के लिए कूदने वाली रस्सी के साथ प्रयोग करता है और यहाँ तक कि उस पर पंखे से हवा भी डालता है, लेकिन इनमें से कोई भी रणनीति काम नहीं करती। एक समाधान खोजने के लिए दृढ़ वो छोटी गाड़ी का इस्तेमाल करता है, ये सोचकर कि वो बटन दबाने के बाद उसे दरवाजे की ओर जल्दी ले जाने में मदद करते सकती है। कई असफल प्रयासों के बाद वो स्वीकार करता है कि अराजक गाड़ी को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। वो थक कर फर्श पर गिर जाता है। बटन के सिरे को नीचे रखने की चुनौती का सामना करते हुए आदमी वजन के साथ प्रयोग करना शुरू कर देता है। वह विशाल फूलदान को बटन के ऊपर रखता है, लेकिन लचीला बटन वापस ऊपर धकेलता है, उसके प्रयासों को धता बताता है। निराश लेकिन हार नहीं मानते हुए वो महसूस करता है कि फूलदान को और भारी करने की जरूरत है।
उसका पहला प्रयास इसे पानी से भरना है, लेकिन चाहे वो पानी के प्रवाह को मोड़ने की कितनी भी कोशिश करे, तरल जिद्दी रूप से केवल उस पर ही गिरता है, जिससे फूलदान सूखा रह जाता है। अगली बार वो इसे सुशी से भरने का फैसला करता है, उम्मीद करता है कि जमा हुआ वजन काम करेगा। पहले तो उसकी योजना आशाजनक लगती है, लेकिन फूलदान इतना भारी हो जाता है कि उसे उठाना मुश्किल हो जाता है। उसकी परेशानियों को बढ़ाते हुए फूलदान की गर्दन इतनी संकरी है कि उसका हाथ उसमें फिट नहीं होता है, जिससे उसे दर्दनाक ढंग से चॉपस्टिक्स के साथ सुशी के टुकड़ों को एक एक करके हटाना पड़ता है। ये धीमी और पागल कर देने वाली प्रक्रिया लगभग उसे कगार पर ले आती है, लेकिन आखिरकार वो फूलदान को उठाने के लिए पर्याप्त वजन कम कर देता है। जैसे ही वो फूलदान को बटन की ओर ले जाता है, एक नई समस्या सामने आती है। वो भूल जाता है कि कौन सा बटन दरवाजे को नियंत्रित करता है। वो फूलदान को फर्श पर रखता है और फिर से बटन का परीक्षण करना शुरू कर देता है। उसके पहले प्रयास में अफ्रीकी आदिवासी दीवार से बाहर निकलता है, गलती से फूलदान से टकराता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। आदमी जोर से चिल्लाता है, उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है। लेकिन वो फिर से कोशिश करता है। वो बटन को सुशी से ढकना शुरू कर देता है, पर अविश्वास में देखता है कि छोटा अंग सिरा चावल के अंदर से जिद्दी रूप से बाहर निकल आता है। वो टेप से बटन को दबाने की कोशिश करके अपने प्रयासों को बढ़ाता है, उस पर टेप की परत चढ़ाता है और यहाँ तक कि एक स्टील की प्लेट से उसे मजबूत करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। दरवाजे से बार बार टकराने से थका हुआ और दर्द से कराहता हुआ आदमी ठीक होने के लिए एक छोटी झपकी लेता है। जब वो जागता है तो वो अपने दांत ब्रश करने के लिए पानी के लिए एक बटन दबाने का फैसला करता है, पर वो गलती से गलत बटन दबा देता है और पानी के बजाय छत से एक रस्सी नीचे उतरती है। रस्सी का दृश्य उसके उत्साह को बढ़ा देता है। प्रेरित होकर वो एक साहसी नई योजना बनाता है। वो कमरे में झूलने के लिए रस्सी का उपयोग करेगा, दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाएगा और दरवाजा बंद होने से पहले बाहर निकल जाएगा। उसका पहला झूला उत्साहजनक है, लेकिन जब वो छिपे हुए दरवाजे तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये बंद है। पीछे हटने के लिए मजबूर वो कमरे में वापस झूलता है, लेकिन दरवाजा दर्दनाक रूप से उसकी पीठ में टकराता है। चिढ़कर वो दीवार को लात मारता है, अनजाने में एक और बटन ट्रिगर करता है। इस बार एक चाबी कमरे के बीच में निलंबित होकर दिखाई देती है। दरवाजे की तरह बटन रीसेट होते ही चाबी गायब हो जाती है। आदमी को अब दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसे चाबी पकड़ने के लिए बटन को पर्याप्त देर तक दबाए रखने और दरवाजे को खुला रखने का रास्ता खोजना होगा। सबसे पहले उसे चाबी के बटन का पता लगाना होगा, जिसे उसने अपने गुस्से के दौरान खो दिया था। जहां उसका पैर पड़ा था, उसे याद करते हुए वो सावधानी से एक बटन दबाता है, पर इससे एक कुत्ता दीवार से निकलकर भौंकने लगता है। परेशान होकर वो एक और बटन दबाता है और दूसरा कुत्ता निकलकर भौंकने लगता है। अपने तीसरे प्रयास में किस्मत साथ देती है, उसे फिर से चाबी का बटन मिल जाता है। इस बार इसे न खोने के लिए वो सुशी का एक टुकड़ा लेता है और जगह को चिन्हित करता है। कुछ असफल प्रयासों के बाद उसके तालमेल में सुधार होता है और उसकी योजना काम करने लगती है। सटीकता के साथ झूलते और धकेलते हुए वो चाबी का बटन दबाता है, हवा में चाबी पकड़ता है और दरवाजे के बटन पर वापस झूलता है। अपने काम को पूरी तरह से समय पर करते हुए वो दरवाजे की ओर भागता है। जैसे ही वो खुलता है, वो ताले में चाबी डालता है, पर जैसे ही वो चाबी घुमाता है, दरवाजा टस से मस नहीं होता। इसमें ऊपर एक द्वितीयक ताला है, जिसके लिए 3 नंबर का कोड चाहिए। अभिभूत आदमी कमरे में पीछे आ जाता है। दरवाजा एक बार फिर उसकी पीठ में जोर से टकराता है। क्रोध में वो प्लंजर को विपरीत दीवार पर फेंकता है, गलती से एक और बटन सक्रिय कर देता है। एक बार फिर अफ्रीकी आदिवासी बाहर निकलता है, लेकिन इस बार आदमी को कुछ महत्वपूर्ण दिखाई देता है। आदिवासी के माथे पर 3 संख्याएं चित्रित हैं। आशा की एक चिंगारी फिर से जल उठती है। आदिवासी के ऊपर की संख्याएं ताले का कोड होना चाहिए। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ वो संख्याओं को एक एक करके दर्ज करने के लिए अपनी रस्सी झूलने की दिनचर्या दोहराता है। प्रत्येक झूला उसकी सहन शक्ति की परीक्षा है, लेकिन वो आगे बढ़ता है। जब तक वो अंतिम संख्या दर्ज करता है, वो पसीने से भीग जाता है, लेकिन ताला खुल जाता है। ऊर्जा के एक विस्फोट के साथ वो दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे सिर्फ एक संकीर्ण गलियारा दिखता है, जहां उसके पीछे की दीवार बंद होने लगती है। तेजी से धक्का देते हुए वो अगले कमरे में जाता है। दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। दरवाजे को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। पराजित होकर वो फर्श पर गिर जाता है। आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं। वो बटनों के साथ किए गए अराजक मजा, अंतहीन वस्तुओं, बेतुकीपन, क्षणिक खुशी को याद करता है। हालांकि तब फंसा हुआ था, पर उसके पास घूमने के लिए जगह थी, मनोरंजन के लिए वस्तुएं थीं और प्रयोग करने की आशा थी। अब वो उसके पास जो कुछ था, उसकी सराहना न करने के पछतावे का भारी बोझ महसूस करता है। एक हल्की हवा उसके गालों पर लगती है, जिससे वो अपनी निराशा से बाहर आ जाता है। उसका ध्यान बाईं दीवार की ओर जाता है, जहां उसे एक सूक्ष्म दरार दिखाई देती है। जब वो उस जगह धक्का देता है तो उसे एक रास्ता दिखता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उस क्लॉस्ट्रोफोबिक जाल को पीछे छोड़ते हुए उद्घाटन में कूद जाता है। मार्ग उसे एक अलौकिक अंतहीन गलियारे तक ले जाता है,
जो एक गहन काले शून्य में तैर रहा है। हवा भारी लगती है, समय विकृत हो जाता है, जैसे कि हर कदम उसे अज्ञात में और आगे ले जा रहा है। वो दौड़ता है और दौड़ता है, उसके चारों ओर अंधेरा अपरिवर्तित रहता है। जब वो आखिरकार अगले कमरे तक पहुंचता है तो उसके बाल लंबे हो गए हैं। ये नया कमरा भयानक रूप से खाली है, लेकिन कुछ अलग महसूस होता है। शिशु देवदूतों के बजाय दीवारों से वयस्क देवदूत निकलते हैं, अपने पुरुष अंग जैसे बटनों को पीछे छोड़ते हुए सतहों में वापस गायब हो जाते हैं। आदमी को पता चलता है कि उसने एक नए चरण में प्रवेश कर लिया है। इस बीच दूर मेक्सिको में एंटोनियो के परिवार में तनाव बढ़ रहा है। उसके पिता पहलवान एस्कार्गो मैन अपने सामान्य शोरगुल वाले स्वभाव से दूर अलग थलग हो गए हैं। एंटोनियो की मां इसे एक युवा प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उनके आगामी मैच का कारण मानती है, लेकिन दादाजी जोर देते हैं कि रिंग में अनुभव युवाओं पर भारी पड़ता है। एस्कार्गो मैन की बेटी करेन उसे कुश्ती अखाड़े तक ले जाती है। स्कूल में एंटोनियो को उसके क्लासमेट से लगातार बदमाशी का सामना करना पड़ता है, जो अपने पिता का समर्थन करने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। वे एस्कार्गो मैन को एक धोया हुआ हारा हुआ कहते हैं, लेकिन एंटोनियो अपने विश्वास में दृढ़ रहता है। जैसे ही मैच चालू हो जाता है, करेन एंटोनियो और दादाजी को अखाड़े में छोड़ देती है। वे कुछ आखिरी सीटें सुरक्षित कर लेते हैं। उत्तरी टफ वंस, सुपर डायमंड और टकीला, जो कि टीम रिंग में प्रवेश करने वाली पहली टीम है। फिर आते हैं एस्कार्गो मैन और उनके साथी सिल्वर ईगल, जिनकी टीम का नाम किस मी ए लॉट है। सिल्वर ईगल चमकदार चालों के साथ मैच शुरू करता है, लेकिन जब उत्तरी टफ वंस उनके खिलाफ टीम बनाते हैं तो उसकी गति कम हो जाता है। पर फिर सिल्वर ईगल चतुराई से अपने विरोधियों को मात देता है, जिससे वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जब एस्कार्गो मैन आखिरकार अंदर आता है तो वो जल्दी से हावी हो जाता है। दर्शक हाँफते हैं क्योंकि उस पर वार करने के लिए एक कुर्सी उठाई जाती है। वापस रहस्यमय कमरे में आदमी विचलित और जिज्ञासु होकर बटनों में से एक को दबाता है। आश्चर्य से एस्कार्गो मैन अचानक अपनी गर्दन बढ़ाता है। एक शक्तिशाली हेडबट के साथ दोनों विरोधियों को बाहर कर देता है। आदमी बटन को फिर एक बार दबाता है। अराजकता पैदा होती है। एस्कार्गो मैन अब अपने ही साथी, रेफरी, एंटोनियो और यहां तक कि मैच की घंटी को भी मारने लगता है। आदमी अन्य बटनों के साथ प्रयोग करता है। एक बटन लॉस एंजल्स में एक मेटल सिंगर को आग उगलने के लिए ट्रिगर करता है, जिससे दर्शक स्तब्ध हो जाते हैं। दूसरा रूस में एक जादूगर को बाधित करता है, जिससे उसका गायब होने वाला सहायक गायब ही नहीं होता। एक और बटन चीन में एक आदमी को अपने कुत्तों पर अनियंत्रित रूप से भौंकने के लिए मजबूर करता है। आदमी एक के बाद एक बटन दबाता है, इस आशा में कि वो यह से बाहर निकल पाएगा, पर उसका हर प्रयास विफल रहता है और निराशा बढ़ती है। जैसे ही वो हार मानने वाला होता है, एक नरम रोशनी उसकी आंख पकड़ती है। ऊपर देखते हुए वो महसूस करता है कि ये कमरा अलग है, ऊपर कोई छत नहीं है। देवदूत अनंत शून्य के खिलाफ चमकते हुए सुंदरता से उड़ते हैं। उन तक पहुंचने के लिए दृढ़ आदमी एक नई योजना बनाता है। वो बटनों का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ेगा। चढ़ाई एक विस्मयकारी यात्रा है। उसके छूने वाला हर बटन पृथ्वी पर एक घटना को ट्रिगर करता है। बंजर रेगिस्तानों में फूल खिलते हैं, शांत समुद्रों पर तूफान आते हैं और घने जंगलों में हाथी गिर जाते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है, प्रभाव अधिक जटिल और गहरा होता जाता है। अंतरिक्ष यात्री चांद पर अपने पहले कदम रखते हैं और मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियां वास्तविक समय में सामने आती हैं। जितना वो चढ़ता है, उतना ही वो नीचे की दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। जब तक वो शीर्ष पर पहुंचता है, परिवर्तन पूरा हो चुका होता है। उसके बाल और दाढ़ी लंबे हो गए हैं। उसकी उपस्थिति ज्ञान का विकिरण करती है। वो अब दीवारों से चिपटा नहीं रहता, इसके बजाय वो देवदूतों की तरह अनायास तैरता है। अपने परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान के साथ आदमी ईश्वर के रूप में अपनी नई भूमिका को गले लगाता है। वो अब यादृच्छिक रूप से बटन नहीं दबाता, बल्कि इरादे और देखभाल के साथ मानवता के सबसे महान क्षणों को चुनता है। जब उसका काम हो जाता है तो उसके चारों ओर की दीवारें नरम पंखों में घुल जाती हैं और एक चमकता हुआ पोर्टल मूर्त रूप लेता है। बिना किसी हिचकिचाहट के आदमी उसमें कदम रखता है और अंतिम कमरे में प्रवेश करता है। दीवारों को पृथ्वी के महाद्वीपों से सजाया गया है और केंद्र में एक विशाल पुरुष अंग जैसा बटन खड़ा है। आदमी उसके पास आता है, ये समझते हुए कि वो अंतिम चरण तक पहुंच गया है। जैसे ही उसका हाथ बटन पर मंडराता है, स्क्रीन सफेद हो जाती है। उसका अंतिम निर्णय रहस्य में डूबा रहता है।